वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ एबॉर्शन। तो ये टॉपिक इसलिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि न्यूज़ में एक केस चल रहा है, रो वर्सेस वेड। इट वाज एन केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 1973 में हुआ था। तो इस केस के तहत क्या हुआ था कि एक वुमेन के पास राइट है कि शी विल डिसाइड कि मैं अबॉर्शन कराना चाहती हूं कि नहीं कराना चाहती हूं। दैट इज रिलेटेड टू अबॉर्शन। तो इस केस के तहत अब क्या हुआ, ये जो 1973 का जजमेंट था इसको अब रिवर्स किया गया। अब ये बोला गया कि नहीं, देयर इज नो डिस्क्रिशन ऑफ वुमेन इन दिस मेडिकल या स्टेट, दैट मीन्स स्टेट विल डिसाइड अपॉन द सर्कमस्टांसेस व्हेन द अबॉर्शन हैज टू टेक प्लेस। मतलब ये हो रहा है कि पहले जो एक औरत के पास या वुमेन के पास राइट था कि डिसाइड करने का कि वेदर शी वांट्स टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी और टू स्टॉप दैट प्रेगनेंसी और वांट अबॉर्शन। तो ये क्या हुआ, इस केस जो था उसको अब क्या किया गया, रिवर्स किया गया। तो इसलिए अब इसके तो हम क्या करते हैं, अपने कंट्री इंडिया में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वुमेन्स के पास राइट है फॉर अबॉर्शन, और इंडिया में ऐसे कौन से लॉ हैं जो डील करते हैं अबॉर्शन के बारे में। तो देखिए, ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपको लेता हूं। जब हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आर्टिकल 21 क्या बोलते हैं, राइट टू लाइफ, डिग्निटी की बात करते हैं, राइट टू लाइफ की बात करते हैं। तो 2070 में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट में यह बोला गया कि वुमेन के पास राइट है। आर्टिकल 21 की बात किया गया कि राइट टू लाइफ है, पर्सनल प्राइवेट राइट टू प्राइवेसी की बात हुई। तो जब ये राइट्स की बात होगी तो वुमेन्स के पास राइट होना चाहिए। बट जब हम इंडियन लॉज की बात करते हैं तो ये लॉ जो एबॉर्शन से डील करता है वो कैसे आया। तो देखिए, बात करते हैं 1960 में क्या हो रहा था। देखिए, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेंस। तो मान लीजिए सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है। सेक्स डिटर्मिनेशन में ये पता चला कि जो फीटस है वो क्या है, फीमेल का। तो जो वुमेन है उसको क्या कराना पड़ा, एबॉर्शन कराना पड़ा। और कोई एबॉर्शन के लॉ नहीं थे इंडिया में, तो अनसेफ एबॉर्शन हो रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मतलब 1000 बर्थ में कितने फीमेल जो है वो डेथ कर जा रही थी। अगर क्या बर्थ से, तो मतलब डेथ किसका डेथ हो रहा था, वुमेन्स का डेथ हो जा रहा था, प्रेग्नेंट वुमेन्स का, और ड्यू टू अनसेफ इलीगल प्रैक्टिस के कारण। तो उस डेथ को बचाने के लिए एक कमिटी बनाई गई। अब उस कमिटी ने क्या किया, फिर हमने एक लॉ लाया जिसका नाम देते हैं एमटीपी 1971। याद रखिएगा, 1971 जो है ये डील करता है किससे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। सर, इससे पहले कुछ और था। हाँ, तो इंडियन पिनल कोड, जब हम आईपीसी की बात करते हैं तो इंडियन पिनल कोड के अंदर 2 सेक्शन थे जो डील करते थे इससे, सेक्शन 312 एंड सेक्शन 313। ये क्या बताता था कि कौन से केस में पनिशमेंट क्या है, 3 इयर्स 7 इयर्स फाइन के बारे में बताता था। और सेक्शन 312 में हम किसके बारे में बताते कि वुमेन अगर तैयार नहीं है, और 313 में बात करते हैं कि वुमेन का कंसेंट नहीं है। एक में वुमेन का कंसेंट होगा और एक में वुमेन का कंसेंट नहीं होगा। हम ज्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमने क्या समझा कि आईपीसी के तहत सेक्शन 312 और सेक्शन 313 में ये डील किया गया है, पनिशमेंट का डिस्क्राइब किया गया है। बट जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में क्या किया, 1971 में आया, क्यों, ड्यू टू नंबर ऑफ एबॉर्शन, इंड्यूस्ड एबॉर्शन जो है बढ़ते जा रहे थे, और कोई ऐसा मेडिकल क्राइटेरिया नहीं था जो किसको डील करे, एबॉर्शन को डील करे। तो देखिए क्या हुआ, इस लॉ के तहत क्या हुआ, सबसे पहले क्या चीज आई गई, इसमें यह बोला गया, वीक्स की बात करते हैं। देखिए, हम क्या बात करेंगे, वीक्स की बात करेंगे कि हमने कैसे वीक्स के बेसिस पे प्रेगनेंसी को डिस्क्राइब किया। अब इंडिया में क्या हुआ, क्या इंडिया में जैसे रो वर्सेस वेड में राइट किसके पास था, वुमेन के पास था। अब इसको रिवर्स कर दिया गया। क्या इंडिया में वुमेन्स के पास राइट था, नहीं। डॉक्टर जो है, गाइकोनोलॉजिस्ट जो एक्सपीरियंस होगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो डिसाइड करता है कि क्या ये एबॉर्शन हो सकता है कि नहीं। दैट मीन्स कि उसमें मेडिकल टर्मिनेशन की बात हो रही है। तो क्या होगा मेडिकल टर्मिनेशन में, अप टू 12 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड, जब से फिटस प्रेग्नेंट हुई वुमेन तब से 12 वीक तक में अगर प्रेगनेंसी को या एबॉर्शन करना है
तो हमें एक डॉक्टर का क्या चाहिए, क्या कंसर्न चाहिए कि हम इसको एबॉर्शन कर सकते हैं कि नहीं। और जब हम बात करेंगे अप टू 20 वीक्स तो क्या होता है, 2 डॉक्टर्स, दैट मींस द कंसर्न ऑफ 2 डॉक्टर इज रिक्वायर्ड कि एबॉर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए अब ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत तो ये हो गया, बट इस एक्ट में फ्लॉज भी थे। इट डजंट डिस्क्राइब, या एम्बिग्यूटी था, अनसर्टेनिटी था कि अनमैरिड वुमेन इसमें कवर्ड होंगे कि नहीं, अनमैरिड वुमेन के बारे में है कि नहीं, एम्बिग्यूटी थी, क्लियर नहीं था। और देखिए इस लॉ में और भी प्रॉब्लम है कि मान लीजिए 2 डॉक्टर का कंसेंट मांग रहा है, हो सकता है कि एक बोले कि हाँ ये करा सकते हैं एबॉर्शन, हो सकता है एक बोले कि नहीं हो सकता है एबॉर्शन। तो इसके बारे में भी लॉ साइलेंट है कि इफ द 2 डॉक्टर्स हैव अ डिस्टिंक्ट ओपिनियन व्हाट विल हैपन, इट इज साइलेंट ऑन दिस ऑल्सो। तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 था। अब देखिए इसमें अमेंडमेंट हुआ 2003 में हुआ, 2020 में कुछ बात हुआ, पर जो इसका अमेंडमेंट आया एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021, अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं 2021। अब देखिए इसने क्या किया, इसमें क्या चेंजेस आए कि अप टू 20 वीक्स जो होंगे हमें क्या डॉक्टर, एक ही डॉक्टर का कंसर्न चाहिए। अप टू 20 वीक्स जो एबॉर्शन के लिए मुझे एक ही डॉक्टर का क्या चाहिए, सहमति या कंसर्न चाहिए। अब देखिए पर इसमें भी कंडीशन है, देयर आर 3 कंडीशन कि कोई जो डॉक्टर है उसमें अगर एक एटलीस्ट एक कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है तब वो क्या करेगा, अपना क्या देगा, परमिशन देगा कि हाँ ये मेडिकल टर्मिनेशन एबॉर्शन हो सकता है। तो 3 कंडीशन कौन कौन सी है, अगर देखिए बर्थ देते वक्त रिस्क है लाइफ में, किसके, वुमेन के लाइफ में रिस्क है, तो क्या वो एबॉर्शन के लिए डॉक्टर क्या कर सकता है, परमिट कर सकता है। फिर से इफ द प्रैक्टिशनर और डॉक्टर को यह लगता है कि रिस्क, बर्थ से रिस्क होता है, रिस्क हो सकता है वुमेन्स की लाइफ को, तो वो क्या करेगा, प्रेगनेंसी के लिए, एबॉर्शन के लिए अलाउ कर देगा। दूसरा, अगर वुमेन के मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को इफेक्ट पड़ रहा है ड्यू टू द बर्थ, हो सकता है कि वो सेक्सुअल असॉल्ट, रेप के कारण हुआ हो, तो उसको क्या मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा होगा और शी इज नॉट वेल टू डिलीवर और वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सके, तो प्रैक्टिशनर उसको मना कर सकता है अप टू 20 वीक्स। तीसरा कंडीशन क्या है कि जो फीटस है वो क्या है, डेवलप नहीं है, रिस्क है, मतलब जो फीटस है वो क्या है, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है, उसका अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो भी क्या ये कंसर्न मिल सकता है। देखिए इसमें चेंज क्या हुआ, अप टू 20 वीक्स में क्या था, 2 डॉक्टर चाहिए थे, इसमें अब क्या कर दिया, 1 डॉक्टर। कंडीशन आपको पता चल गया कि ये सब कंडीशन किसमें है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 जो अमेंडमेंट आया। तो इससे हमने अभी तक क्या समझा कि एबॉर्शन के लिए जो राइट था वुमेन के लिए, वो क्या है, इंडिया में राइट किसके पास है, नॉट टू द वुमेन बट द मेडिकल प्रैक्टिशनर और डॉक्टर विल डिसाइड, बिकॉज there were the cases which show that there were lot of illegal और unsafe abortion, जिसके कारण जो डेथ का रेट था मदर्स का वो या जो वुमेन्स का वो बढ़ चुका था। अब देखिए सर 20 वीक से अगर ज्यादा होगा तो इस केस में कोई जिक्र नहीं था 1971 में। अब इसमें क्या होगा, अगर आपका 20 वीक से लेके 24 वीक्स तक होगा तो देखिए इसमें क्या होगा, 2 डॉक्टर तो चाहिए, क्या होगा, 2 डॉक्टर चाहिए, पर उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज होंगे। मैं कुछ क्राइटेरिया बता दे रहा हूं आपको। पहला कि अगर माइनर है, दूसरा क्या होगा कि मान लीजिए इस प्रेगनेंसी पीरियड में कुछ मैरिटल चेंजेस आते हैं, दैट मींस कि अगर वुमेन विडो हो जाती है या डाइवोर्स हो जाता है तो क्या हो सकता है, 2 डॉक्टर क्या कर सकते हैं, एबॉर्शन के लिए मना कर सकते हैं। तीसरा कि वही रिस्क हो जाएगा लाइफ में, या जो कंडीशन किसकी वेल नहीं है, आपकी वुमेन की कंडीशन सही नहीं है। तीसरा, मान लीजिए कोई डिजास्टर आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो डिजास्टर से कंडीशन के तहत अगर गवर्नमेंट स्पेसिफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में कि बहुत डिजास्टर हुआ, उसके कारण शी इज नॉट वेल टू डिलीवर दैट चाइल्ड, तो भी मना हो सकता है। और चौथा क्या हो सकता है कि अगर चाइल्ड में कुछ फिटस में एबनॉर्मलिटी है और उसके बर्थ से कुछ प्रॉब्लम होगा तो उस चाइल्ड को भी हम क्या कर सकते हैं, एबॉर्शन के लिए डॉक्टर क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है। तो कंडीशन 20 वीक्स तक में 3 कंडीशन थी, इसमें 5 कंडीशंस आएंगी। और अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि 24 वीक से ऊपर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम देख रहे हैं इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे कि यस इट इज पॉसिबल
कि जो जेस्टेशन पीरियड है अगर 24 वीक से ज्यादा होगा तो वुमेन को एबॉर्शन के लिए अलाउ किया जा सकता है, पर अगर 24 वीक से अगर मोर होता है, एज पर द न्यू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत यह बोला जाता है कि स्टेट जो है मेडिकल बोर्ड बनाएगी, उस मेडिकल बोर्ड जो बैठेगी उस मेडिकल बोर्ड विल डिसाइड कि ये प्रेगनेंसी जो है इसको या एबॉर्शन होगा कि नहीं होगा, एबॉर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब मेडिकल बोर्ड बैठेगी, वो क्या करेगी, बताएगी कि एक आफ्टर 24 वीक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो 24 वीक्स के बाद ये क्राइटेरिया है। तो अभी आपको बेसिक क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। पर देखिए इसमें जो अगेंस्ट में क्या है, कि अगेंस्ट में क्या है, देखिए दो चीज होती है। आप लाइट की बात कर रहे हैं तो प्रो लाइफ या प्रो चॉइस की बात करिए। आपके लिए चॉइस इंपॉर्टेंट है वुमेन्स की, कि लाइफ को आप क्या करेंगे, प्रीफरेंस देंगे। और स्टेट का काम क्या है, लाइफ को भी क्या बचाना है। तो इसलिए इफ समवन जो प्रो लाइफ होंगे वो किसको सपोर्ट करेंगे, हाँ कि ये जो एक्ट है वो सही है, कि अ वुमेन विल नॉट एबल टू जज कि उसका कंडीशन, उसका मेडिकल कंडीशन वो फिट है कि नहीं डिलीवरी के लिए, तो ये भी प्रॉब्लम आएगा। इसलिए ये एक्ट बना है और वुमेन को राइट नहीं है। देखिए दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, और प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये होगा तो मेडिकल इलीगल जो एबॉर्शन होगा वो भी बढ़ेगा। और इसके कारण क्या ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों ये प्रॉब्लम होगी मैं आपको बताता हूं, कि जो रूरल स्टैटिस्टिक के हिसाब से ये बोला गया कि वहां पर डॉक्टर्स की मोर देन 70% जो गाइकोनोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी है जो रूरल एरिया में होते हैं। तो अगर हम कंसर्न की बात करेंगे तो कहां से हम ये कर पाएंगे कि हमें डॉक्टर का 2 डॉक्टर चाहिए, उनका कंसर्न चाहिए, डॉक्टर की कमी है। तो ये भी क्या है, एक मैटर ऑफ कंसर्न है। अगर हम किसकी बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं। तो इस एबॉर्शन लॉ के तहत मैं आपको क्या समझाने की कोशिश किया कि ये जो अभी न्यूज में चल रहा था कि वुमेन्स जो रो वर्सेस वेड केस था उसको रिवर्स कर दिया गया। और इंडिया में ऐसा कौन सा लॉ है जो डील करता है हमारे इसको क्या बोलते हैं, एबॉर्शन से रिलेटेड। ये लॉ 1960 में क्या हुआ, एबॉर्शन बहुत सारे इलीगल एबॉर्शन बढ़ते जा रहे थे, उसको रोकने के लिए 1971 में हमने क्या लाया, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को हम लाए। और फिर उसके बाद देखिए वीक्स क्यों बढ़ाया गया, कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी अगर एडवांस हो रही है तो ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी में हम जो जेस्टेशन पीरियड है अगर वो बढ़ता भी है तो हम वुमेन्स को या जो उसको सेव कर सकते हैं, उनकी लाइफ को रिस्क ना हो। तो जो एमटीपी इसमें है ये किसके लिए अप्लाई होता है, माइनर के लिए भी अप्लाई होगा, पर माइनर के केस में हमें गार्जियन का कंसर्न चाहिए। और ये अनमैरिड वुमेन के लिए भी एप्लीकेबल है। अनमैरिड वुमेन भी इस जो अमेंडमेंट हुआ उसके अंदर ये भी एबॉर्शन के लिए आ सकते हैं, कि ये दे वर ऑल्सो अंडर द परव्यू ऑफ दिस एक्ट। तो ये एक्ट है, बट यहां पर हमारे में भी क्या है, जो फिर से मैं रिपीट करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या बोलती है कि 2017 में आया था कि राइट टू लाइफ पर्सनल प्राइवेसी है। बट द लॉ की बात करें तो लॉ में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि वुमेन का कंसेंट कहीं पर या वुमेन की मर्जी से होगा। शी वांट द एबॉर्शन और वो प्रेगनेंसी के साथ कंटिन्यू करना चाहती है। तो ये राइट अभी भी इंडिया में वुमेन के पास नहीं है। दिस इज अ ब्रीफ व्यू अबाउट द एबॉर्शन। आई हैव नॉट डिस्कस इन डिटेल अबाउट सेक्शन 312 और 313 अबाउट द एबॉर्शन, बिकॉज इस लॉ में मैंने बताया इस सेक्शन के तहत डिफाइन किया गया है कि वुमेन कंसेंट है कि नहीं, वुमेन का कंसेंट के बिना मिस कैरिज होगा तो क्या कर सकते हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन सो मच डिटेल। सो मैंने इसको बस ब्रीफ में कवर करके आपको एक बेसिक सा आइडिया दे दिया। थैंक यू।